जी, तो हम जो टॉपिक करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। आईटी वाला हमने कर लिया ऑलरेडी अच्छे से। अब बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहला पार्ट बायोटेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट है क्या, ये देखिए। अगर इसका इंडेक्स भी देखेंगे ना तो वहीं से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि बायोटेक में करना क्या है क्या। जिने ये जीएम टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वही मस्टर्ड वस्टर्ड आ जाएगा। जी जिनोम एडिटिंग इतने साल से क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें फिर वही एसडीएन थोड़ा कभी क्वेश्चन नहीं आया इस पे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे इसको। क्रिस्पर कैस9 2-3 साल से न्यूज़ में घूम रहा है। और ये कार टी करके टेक्नोलॉजी, ये थोड़ी नई आई है इस बारी न्यूज़ में, और ये एसडीएन, इनको थोड़ा स्पेसिफिक देख लेंगे। फिर सीक्वेंसिंग वो देखते रहते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह चलता है ना। तो बस यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे दो तीन, इन्हीं को मेजर हमें करने की जरूरत है। अब पहला टॉपिक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो होता क्या बेसिकली, हमारा जो डीएनए होता है ना, जो हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारी डीएनए रहते हैं ऐसे। सॉरी, क्रोमोसोम ऐसा रहता है एक्स शेप में। इसमें अगर जूम करेंगे तो बहुत सारी डीएनए रहती हैं। जैसे डीएनए ऐसे वाला होता है जो डबल स्टैंडर्ड रहता है। तो इसमें एक पार्ट होते हैं जीन, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे कैरी होती है हमारी, जो बोलते हैं ना कि पेरेंट्स के जेनेटिक्स उसके बच्चों में आते हैं। तो वैसे जीन्स होते हैं, वो डीएनए में एक स्पेसिफिक सेट होता है। ठीक है। अब अगर हमें कोई भी डिजीज है, मान लीजिए कोई जैसे बोलते हैं उसको जेनेटिक डिजीज है, या कोई ट्रेट चेंज करना है, तो उसके लिए हमें डीएनए की स्टडी करनी पड़ती है कि वो कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है डीएनए का जो उस ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उस पार्ट को अगर हम बोले, अगर जैसे कोई डिजीज के एग्जांपल लें, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको फिर उसको कट करके वहां से निकालना, तो ये सब चीज़ें हमारी जेनेटिक मॉडिफिकेशन में आ जाती है। अब इसके यूज़ तो एम्पल है, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, फिर डिजीज में यूज़ कर सकते हैं, तो प्रिसीजन मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं। तो वो इसके एम्पल है। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये है क्या। तो इसका नाम बताते ही है कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन है डीएनए की ऑर्गेनिज्म में, अब इंक्लूडिंग प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल्स। ठीक है, अगर उनमें कोई हमें और डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक भरना है या कुछ निकालना है, तो उसके लिए जीएम टेक्नोलॉजी यूज होती है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है? क्रिस्पर कैस9, फिर एक है ये होमिंग एंडोन्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस, और एक है एसडीएन। ठीक है, एसडीएन के आगे पार्ट आएंगे 1 2 3, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसका स्पेसिफिक न्यूज़ है। क्रिस्पर कैस9 की बात करें तो जो क्रिस्पर है, इसका जो फुल फॉर्म होता होगा, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, कुछ पैलिंड्रोम करके ऐसे रहते हैं, पैलिंड्रोम रिपीट करके। ये बेसिकली एंजाइम है, इसका काम क्या रहता है, ये फाइंड करता है डीएनए का। जैसे मान लीजिए ये एक डीएनए वाला पार्ट है, ठीक है, मुझे ये वाला जीन काटना है यहाँ से, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफाई वाला काम करेगा क्रिस्पर। ठीक है, जब क्रिस्पर इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, इसको हाईलाइट कर देगा डीएनए में, देन फिर प्ले में आएगा हमारा कैस9। कैस9 क्या एक प्रोटीन है जो बेसिकली मोलिकुलर सीजर का काम करता है, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था। तो जब क्रिस्पर जाके इसको आइडेंटिफाई कर देगा, हाईलाइट कर देगा, तो कैस9 जाके इसको यहाँ से काट देगा दो जगह से। ठीक है, ये पार्ट कट जाएगा हमारा, वो वाला स्पेसिफिक पार्ट जो हमें नहीं चाहिए। फिर वो अपने आप सेल्फ फिल, या तो सेल्फ फिलिंग करके डीएनए बन जाएगा, या फिर अगर हमें कोई डिजायर ट्रेट डालना है तो वो हम सीधा डाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये काम रहता है हमारा क्रिस्पर कैस9 का। और ऐसी कुछ तीन ना टेक्नोलॉजी रहती हैं जीन एडिटिंग की, अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से एक बार देख लेते हैं जीनोम एडिटिंग में। पहला है क्रिस्पर कैस9, जिसमें हमने देख लिया क्रिस्पर इज द डीएनए टारगेटिंग टारगेट, जो मैंने बताया था, हाईलाइट करेगा इसको। उसके बाद फिर ठीक है, फिर जो कैस9 वाला पार्ट है, कैस9 स्टैंड फॉर क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9। बेसिकली कैस9 एक प्रोटीन है। ठीक है, एक मिनट। जी जी, नवराज भाई एसजिन वाला करेंगे ना, तब मैं देख लूंगा मैसेज वाले आपके। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था, अब ये पता होगा न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो ये इमैनुअल कारपेंटियर थी और ये जेनिफर डोडोना थी, इनको 2020 में नोबेल प्राइज मिला था क्रिस्पर कैस9 के चलते ही। ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है कि कैस9 क्या है, कैस9 एक प्रोटीन है जो मोलिकुलर सीजर का काम करता है। वो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ भी रखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जिंगर फिंगर न्यूक्लियस। अगर वो पूछ ले कि जेडेफिन क्या है, ये टैलिन क्या है, तो ये सब भी जीनोम एडिटिंग के ही पार्ट है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा दे रखा है कि ये डीएनए बाइंडिंग पार्ट ऑफ जेडेफिन इज मेड, मतलब जैसे इसमें हम क्रिस्पर का यूज करते हैं, इसमें जिंगर ये जिंक फिंगर न्यूक्लियस का यूज करते हैं। सिमिलरली टैलेंट में हम इनका यूज करते हैं टेल डोमेन्स का। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने बस बता दिया आपको कि तीन तरीके की होती हैं। उसके अलावा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये मैंने कहीं से उठाया था, ये वाला चार्ट था, ये देख लीजिए। एक मिनट, ये सब मैं रब कर दूँ इसके ऊपर वाला ना। ठीक है, फिर ये पहले ZFN है, और फिर ये मतलब ये देख रहे चार्ट दे रखा है एडवांटेज डिसएडवांटेज को थोड़ा पोस्ट करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, बस ये देख लीजिए कि जो तो हमारा टैलिन और ये ZFN वाला है, ये सिंगल स्टैंडर्ड क्लीवेज करते हैं दोनों, और ये जो क्रिस्पर कैसनर है हमारा डबल स्टैंडर्ड क्लीवेज करता है। ठीक है, बाकी तो इनके एडवांटेज एडवांटेज आप देख लीजिएगा पोस्ट करके, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर किसी को पढ़ना हो तो वो इसको डीप में जाके देख सकता है। ठीक है, ये देखिए इसमें ZFN डोमेन्स की काम कर रहे हैं, इसमें टेल डोमेन्स काम कर रहे हैं, और इसमें ये कैस9 काम कर रहा है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंस है इनके। डीप में जाने की मुझे नीड नहीं थी, लेकिन अगर जाना हो तो आप इसको स्पेसिफिकली पोस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, अब कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से एक्ट हैं जो इसको गवर्न करते हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये तो होगा ही ना, है ना, नाम से स्पेसिफिक होता है। फिर ड्रग्स कॉस्मेटिक है, वही हेल्थ एक्ट की बात करें, सीड एक्ट की बात करें, अगर किसी सीड में हमें कोई डिजायर ट्रेड चाहिए उसमें काम आ जाएगा। फिर ये जो हमारा इंडिया का एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी फार्मर राइट, फूड सेफ्टी वाले में वो थोड़ा इंपॉर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट वाले भी है इसका। ठीक है, हाथ ये भी इसको गवर्न करता है।
उसके बाद फिर ये ठीक है, जीएम क्रॉप्स हम सुनते रहते हैं ना, अभी जीएम मस्टर्ड के चलते काफ़ी न्यूज़ में था, तो उसमें एक बॉडी का काफ़ी जिक्र आता है, जीएसी ने इन्वायरमेंटल है जो वो अलाउ कर दिया, इसका ना इन्वायरमेंटल रिलीज अलाउ कर दिया। अब इन्वायरमेंटली से काम क्या है ना, अब वो खेतों में जाके लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर वो देखेंगे कि इसका कमर्शियल वायबिलिटी कितना बनता है, क्या है, वो सब चीज़ें है ना, कि मतलब ये खेतों में जब पूरे इंडिया लेवल में लग जाएगा तब ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो वो देखेंगे क्या प्रोसेस रहता है पूरा, लेकिन ठीक है, ये जो जीएसी है ना, अब इसमें डीबीटी भी काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है, और जीएसी भी काम करेगा ना, अगर कोई भी स्पीशीज हमें प्रोड्यूस करनी है जीएम रिलेटेड। तो डीबीटी आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, और जीएसी आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। थोड़ा डीबीटी के बारे में जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का अटैच्ड ऑफिस है, सपोर्ट करता है आर&डी यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें चलती रहती है, कुछ खास इतना है नहीं। अभी किया कि डीबीटी ने न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि डीबीटी ने गाइडलाइंस इशू की हैं रिगार्डिंग सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स, कि अगर कोई ऐसा प्लांट, ये मतलब नाम से ठीक है, बता ही रहा है नाम से ना। अब इसमें इन्होंने किया क्या ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ना अभी एग्जम्प्ट कर दिया उन कैटेगरीज को ये जीनोम एडिटिंग की जो SDN 1 और SDN 2 में फॉल करते हैं, ठीक है। 3 प्रकार की एडिटिंग करते हैं SDN से, SDN 1, 2, 3। 1, 2 को इन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया है रूल्स के चलते, और 3 को अभी भी रखा है, क्योंकि 3 में ना फॉरेन एलिमेंट एक हो जाता है, अगर आपको कोई फॉरेन एलिमेंट डालना है ना, फॉरेन जीन डालना है, तब SDN 3 प्ले में आता है, वो देखेंगे हम आगे। लेकिन ये याद कर लीजिए कि SDN 1, 2 को इन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया है, अगर कोई भी हम जीनोम एडिटिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर ठीक है, मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज सब डाल दिया उसके अंदर ना। और कौन से रूल्स हैं, ठीक है, 1989 के एक रूल्स है स्पेसिफिकली जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म के लिए, और एक ईपी 1986, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई प्लांट लेके आ रहे हो सकता है वो इन्वेजिव स्पीसी बन जाए ना, इन्वायरमेंट को हार्म कर दे। तो ईपी 1986 हमेशा एक रोल में रहेगा इस केस में, चाहे हम जीएम मस्टर्ड की बात करें या ये जो किसी भी केस में बात करें, ठीक है। फिर ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अर्लियर एग्जम्पशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इन्होंने दे दिए थे पहले भी, कि काफी समय से चलती आ रही थी ये बात ना, तो उसके चलते अब इन्होंने ये डीबीटी ने वो रूल्स कुछ लॉन्च कर दिए। अब गाइडलाइंस क्या क्या है, तो ठीक है, एम इन्होंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दे दिया होगा। जी जी नवराज भाई, ये सब कवर हो जाएगा, वरुणा और ये ना अर्ली हीरा 2 वाला, यूरोपियन वाला। वैसे अच्छा कि आपने बता दिया, यहाँ से मैं कर दूंगा। तो ठीक है, गाइडलाइंस बता दिए। स्कोप ऑफ गाइडलाइन क्या है, लिमिटेड टू प्लांट्स एंड प्रोडक्ट देयर ऑफ डेवलप्ड यूजिंग जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स, जिनमें सिर्फ एसडीएन, अगर जिनको हम एसडीएन के तहत डेवलप कर रहे हैं ना, जीनोम एडिटिंग कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं उन्हीं पे इनका स्कोप है गाइडलाइंस का, ठीक है। अगर आप क्रिस्पर क्रोस्पर से कुछ भी करें तो डजेंट मैटर, सिर्फ एसडीएन के रिगार्डिंग ही नहीं रही है। अब इसको नोटिफाई किसके तहत किया गया, तो नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने 1986 के एक्ट के तहत। एग्जाम्पशंस इन्होंने बता दिए कि ये देखिए, एग्जाम्पशन में थोड़ा है इसके ना, रिसर्चर हु यूज जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी टू मॉडिफाई प्लांट जीनोम फ्रॉम सीकिंग अप्रूवल फॉर जीएसी। अब इन्होंने क्या बोल दिया ना कि ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, एक्सेप्ट क्लोजिंग जीएसी परमिशन, ठीक है, इतना वो पूछने वाला एग्जाम्पशन। सिग्निफिकेंस क्या है, अब ऑब्वियस ही बात है कि इन्होंने एक्सेलरेट कर दिया जेनेटिक इंप्रूवमेंट को, हमें एक्सेलरेट करना है, आर&डी को, वो सब करना है ना, ताकि फार्मर को फायदा हो, ये सब चलते, तो उसके चलते जल्दी जल्दी निकालने की बात कर दी कि फटाफट अप्रूवल तो खत्म करो, है ना। फिर मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, है ना, ये सब के चलते जो रूल्स थे, इसके तहत इसको किया गया। रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटी, ठीक है, रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल एंड हजार्डस माइक्रो, मतलब सभी एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा याद कर लीजिए। जीएम का भाई वही देखो, अभी तक तो साइंटिफिक कम्युनिटी ये बोल, ठीक है, वो कर लेंगे बाद में, वो थोड़ा मेंस वाली चीजें हैं, बाकी तो प्री वाली तो टर्म्स आप उसको एलिमिनेट कर ही लेंगे, उसमें इतना इशू नहीं आएगा, है ना, देख लेंगे। लेकिन वो फिर बीटी कॉटन का हम करते हैं। बीटी कॉटन ऑलरेडी हम जो यूज करते हैं, और आई थिंक काफी अच्छा खासा यील्ड जो कॉटन का होता है इंडिया में, वो बीटी कॉटन के तहत ही होता है। आई थिंक 70 to 90% कुछ डाटा है जो बीटी कॉटन से उगता है हमारे यहाँ पे ना। अब उसमें बीटी का मतलब क्या था, वही जो बैक्टीरिया थुरेंजिस है ना, जो हमने बैसिलस थुरेंजिस यूज किया इसके अंदर जीन, तो उसी के नाम से इसका नाम बीटी पड़ा है। हाँ नवराज भाई, अगर आपको पता हो तो आप उसको स्पेसिफाई कर दीजिए मैसेज में ना, मैं उन्हीं को रीड आउट कर दूंगा। अदरवाइज तो वही है कि वो इन्वेजन हो जाएगा, ठीक है। इट इज द ओनली जीएम अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन, ठीक है। अभी इसका तो मस्टर्ड का तो इन्वायरमेंटल लिस्ट किया ना जीएसी ने, लेकिन कमर्शियल लेवल में बात करें तो बीटी कॉटन है। तो ठीक है, ये आ ही गया, चलो नवराज भाई, ये डाल ही दे मैंने खुद इधर। तो एडवांटेज क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी, ऑब्वियस बात है, अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो फूड सिक्योरिटी भी सिक्योर होगी हमारी, है ना। इनहांस न्यूट्रिशन क्वालिटी, हम उनमें डिजाइन न्यूट्रिशन दे सकते हैं, जैसे हमें पता है फॉलिक एसिड की कमी है ना, आयरन की कमी है, सब चीज़ों की हमारी पॉपुलेशन में बात करते भी है, वो माल न्यूट्रिशन इतना है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, तो उसको ठीक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। फिर उसको आप कहीं भी जोड़ सकते हैं ना, ह्यूमन डेमोग्राफी से जोड़ सकते हैं। मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, अगर आप उसमें कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन कर दें, क्योंकि इसमें ऐसे ना ऐसी मॉडिफिकेशन करने की बात की जा रही है, कुछ ऐसे ट्रीज उगाएंगे जो कार्बन सिक्वेस्टर ज़्यादा करेंगे, ठीक है। वैसी एडिटिंग की बात भी कर रहे हैं क्रॉप्स में या ट्रीज में, तो उसमें फिर क्लाइमेट चेंज में भी हेल्प होगी हमें, ठीक है, और सॉइल फर्टिलिटी तो फिर इंप्रूव होगी।
ठीक है, फिर ये कंसर्न क्या है, वही एनवायरमेंटल कंसर्न है भाई, कंटेमिनेशन हो सकते हैं ना। अगर वो जीन हो सकता है कि वो बाकी स्पीशीज को एलिमिनेट ही कर दे, है ना, वो खुद ही सुपरवीड बन जाए जिसको हमने लगाया। यही सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी, टेक्निकल कमेटी, उसने यही इसमें इशू किया था एक जाइन ना, कि हो सकता है वो सुपरवीड ना बन जाए जो आप डीएम मस्टर्ड लेके आ रहे हैं। फिर इकोनॉमी का वही है कि मान लीजिए फार्मर ने इतना पैसा ला के इन्वेस्ट भी किया, पता लगे वो फसल हुई ना, कुछ भी इशू आ गया उसके अंदर, है ना, तो वो इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा उसका। बायो सेफ्टी का है, हो सकता है हमारे अंदर जाके वो कुछ इशू कर जाए, तभी इतनी वो, है ना, इन्वायरमेंटली होगा, फिर अब इसको एग्रीकल्चर में यूज करके देखेंगे तब वो सारी चीजें आएंगी। फिर एक एथिकल इशू है कि भाई अब वो जो नेचर है, नेचर उसको वैसे रहने दीजिए ना। अब होगा क्या है ना, अब इसमें प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, घुस जाएगा सीड्स डेवलप करने में, तो वही फिर कॉर्पोरेट का डोमिनेंस हो जाएगा, है ना। वही हम बात करते हैं कि फार्मर तो पहले उसके पास बार्गेनिंग पावर नहीं, उसके बाद तो और उसका बुरा हो जाएगा। फिर ठीक है, जीएम प्लस होता है क्या, जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट में करते हैं, सेलर ग्रोन टिश्यू कल्चर, ठीक है, वो उसके टिश्यूज को बेसिकली डेवलप करते हैं लेबोरेटरीज में ले जाके, उसको फिर वो आगे ये सीड्स वगैरह में डालते रहते हैं ना। तो ठीक है, ये ठीक है, फिर इसको प्लांट सीड्स में टिश्यू कल्चर करते हैं, उसके टिश्यूज में बेसिकली एडिटिंग करके डाल देते हैं। हमारे इंडिया में एक बॉडी है आईकार करके, जो ये सब सारे काम करता रहता है, साइंस बेस्ड जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है वो सब आईकार करता है। इन्हीं का एक प्रोजेक्ट है, नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन फंक्शनल जीनोम एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन, वाज लॉन्च्ड बाय आईकार इन 2005। तो बस याद कर लीजिए, बहुत पहले का है, आईकार का है, दैट्स इट, है ना। अब जीनोम एडिटिंग और ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में क्या है ना, देखो जीनोम एडिटिंग क्या बोल रहे हैं, पेन चेंज कर लूंगा अपना, क्योंकि रेड से रेड दिखेगा नहीं आपको मार्क में, ठीक है। तो जीनोम एडिटिंग क्या है, इज मैनिपुलेशन ऑफ जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ, ठीक है, या तो हम उसमें से कुछ नॉकआउट कर देंगे और रिप्लेसिंग टारगेटेड जीन विच रिजल्ट इन इंडिविजुअल विद ये जो भी इंटेंशनली सिलेक्टेड डिजायर्ड ट्रेट, ठीक है। लेकिन ट्रांसजेनिक में क्या होगा ना, हम कोई फॉरेन डीएनए लेके आएंगे, जैसे हमने इसमें जो कॉटन की बात करी, इसमें सॉइल बैक्टीरियम लेके आए हम, है ना, तो वो ट्रांसजेनिक बन जाएगा। तो जो फॉरेन डीएनए लेके आएंगे किसी अनदर स्पीशीज का, ठीक है, तो उसका जब हम डीएनए उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को ऑल्टर करेंगे, तो वो ट्रांसजेनिक हो जाएगा। जैसे ट्रांसनेशनल होता है, ये सब ट्रांस बाउंड्री होता है, वैसे ही ट्रांसजेनिक है, ट्रांस मतलब उसके पार, जेनिक जो भी उसका जीन होगा, तो उसके पार का कोई अगर जीन लेकर है वो ट्रांसजेनिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वेरियस बॉडीज कौन कौन सी इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है, तो ये एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी, अच्छा इन्होंने अच्छा कि यहाँ पे दे ही दिया, वरना मैं इसको डालने वाला था। ठीक है, डीबीटी करता है आरडीएसी को। फिर है इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, इसको भी डीबीटी करता है। और ये रिव्यू कमेटी है, ये मैनिपुलेशन ऑफ आरसीजीएम, इसको भी डीबीटी करता है, ठीक है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस, ये देखिए, है ना, यहाँ पे दिखेगा आपको कि प्रोसीजर क्या होता है जब भी हम किसी जीई प्लांट को लॉन्च करते हैं ना, प्रोसीजर क्या होता है, तो पहले आईबीएससी आता है, ठीक है, हमने पढ़ा ना आईबीएससी, ये आरसीजीएम, ये सब किसके अंदर है, डीबीटी के अंदर है हमारे, है ना। तो ये क्या करते हैं, पहले फॉरवर्ड करते हैं एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ आरसीजीएम, ठीक है। आरसीजीएम के पास जाते हैं, फिर आरसीजीएम इसका रिव्यू करेगा ग्रीन हाउस के लिए, ये सब जो भी इतनी सारी बातें इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट ये फ्लो देखिए कि कैसे कोई स्पीशीज निकलती है पूरे प्रोसेस के थ्रू, है ना। फिर आरसीजीएम देगा, फिर वो सीसीसी में कुछ जाएगा, फिर जीएसी भी एक बार जब इसका इन्वायरमेंटल रिलीज कर देगा ना, जैसे अभी न्यूज में था इन्वायरमेंटल रिलीज हुआ है जीएम मस्टर्ड का, फिर वो सीसीसी में जाएगा, फिर ये स्टेक होल्डर एक्सपर्ट कंसल्टेशन करेंगे, फिर उसका इन्वायरमेंटल रिलीज होता है, ठीक है। तो ये कुछ बॉडीज हैं, डीबीटी मैंने कहा था ना कि डीबीटी और जीएसी, ये दोनों बॉडीज इंक्लूडेड रहती हैं जब भी हमें कोई ऐसा जेनेटिक एडिटेड प्लांट लाना होता है, तो दोनों बॉडीज यूज होती हैं, वो थोड़ा डिटेल में देख लीजिए कौन कौन से हैं, ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज। फिर इन्वायरमेंटलिज होगा, फिर उसके बाद वो खेतों वेतों में जाके उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तब जाके सारी बात बनती है, ठीक है। फिर थोड़ा जीईसी के बारे में देख लेते हैं कि ये जीईसी है, ठीक है, ठीक है, चाहिए रहा इन्होंने दे रखा है कि फिर ये स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटीज होती हैं स्टेट लेवल पे, है ना किसी स्टेट में जाके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, खेतों में जब लगाएंगे, तो स्टेट का भी कुछ होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी का ना, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत तो नेशनल लेवल पे भी अथॉरिटी है, स्टेट लेवल पे भी अथॉरिटी है, तो उसको कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दिया उन्होंने, ठीक है। फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होती है, तो वो सब चीज़ें। फिर जीईसी के बारे में जान लेते हैं, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है, पता है आपको, ये लार्ज स्केल यूज ऑफ हजार्डस माइक्रो, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ना, कि अगर कोई जेनेटिकली इंजीनियर ऑर्गेनिज्म रिलीज हो रहा है तो वे उसको हम चेक बैक करके देखें। ओके, तो हाँ, जीईसी हेडेड बाय स्पेशल सेक्रेटरी, हाँ, सही सही, इन्होंने दे भी रखा होगा शायद, हाँ ये था ना, 24 मेंबरी कमेटी होती है, एवरी मंथ मीट करते हैं, ठीक है। जीईसी भी क्वेश्चन इतना, ठीक है, देख लीजिए ना, हर महीने मिलते रहते हैं क्योंकि कमेटी है ना, चलते रहता है। चेयर्ड बाय स्पेशल सेक्रेटरी एडवाइजरी सेक्रेटरी ऑफ एमओएफसीसी के रहते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं इसकी, मतलब इसको याद कर लीजिए, इसको मिनिस्टर नहीं बेसिकली करता, वो यही पूछेगा कि जो यूनियन मिनिस्टर है एनवायरमेंट इसके के, वो ही इसको हेड करते हैं, वो नहीं करते, कोई सेक्रेटरी करता है इसको, ठीक है। अब न्यूज में क्यों था, क्योंकि जीईसी हैज रिकमेंडेड द इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड धारा, ये जो हम डीएमएच 11 की बात करते हैं, 11 मतलब ये इसका 11th ट्रायल था, इससे पहले 10 ट्रायल कर चुके हैं ऑलरेडी वो। अब 11th वाली स्पीशीज को स्पेसिफिकली उन्होंने इन्वायरमेंटल रिलीज के लिए बात की है, ठीक है। तो ये अपने आप बता दें कितने ट्रायल एंड एरर करके चीज बनती है ना।
फिर उसके आगे चलो ठीक है, वो सब बात के मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, उसकी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी क्या बोल रही है, वो हमारे कंसर्न नहीं है एज स्पेसिफिक टू प्री। फिर कमर्शियल यूज की बात करें, अभी कमर्शियल यूज की बात तो बाद में आएगी, ठीक है। अब कमर्शियल यूज क्या होता है, इसको फिर आई कार देखेगा, सुपरवाइज करेगा आई कार ना, और वो किसके तहत करता है, वो करेगा सीड एक्ट 1966 के अंडर। जो हमने ऊपर पढ़े थे ना कितने सारे एक्ट थे, तो सीड एक्ट का स्पेसिफिक काम है जब हमें कमर्शियल यूज के लिए उसको रिलीज करना है आगे, ठीक है। बायो इकोनॉमी ठीक है कि आप बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को यूज कीजिए ना, इकोनॉमी को चलाने में थोड़ी सस्टेनेबल रहती है, रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज कीजिए, ठीक है, वो सब चीजें। फिर डीएमएच 1 की बात करते हैं, डेवलप्ड किसने किया था, आई थिंक इस पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, उन्होंने आई थिंक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था ऑप्शन के अंदर, वो गलत था, तो इसको डेवलप किया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस कौन सी यूज किया, क्रॉस इंडियन मस्टर्ड की जो वैरायटी थी वरुणा, जो नवराज भाई ने डाला अभी, ये बार्नीज लाइन की थी। इतना डे पे मुझे भी नहीं पता बार्नीज बूर्नेस लाइन क्या है, लेकिन ठीक है पढ़ लीजिए। बार्नीज लाइन जो इंडियन वाली थी वैरायटी, उसका नाम था वरुणा, और जो ईस्ट यूरोपियन थी उसका नाम था अर्ली हीरा टू। जो बर्स्टर, ये जो बैरस्टर या बार स्टार होगा आई थिंक, किसी कंपनी वंपनी का नाम होगा जो भी है, तो वो बार स्टार था। अर्ली हीरा टू जो यूरोपियन वैरायटी थी, और इंडियन वाली थी वरुणा जो बार्नेस लाइन से थी, ठीक है। अब इसमें दो एलियन जीन्स कौन कौन से हैं, तो एक बैक्टीरियम कोड, एक तो है ये बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसिंस करके कुछ तो है, ठीक है। जैसे इसमें बैसिलस थुरिंजेसिस था, तो इसमें बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसिंस है, ठीक है। बस वो यही पूछेगा कि उसमें बैसिलस थुरिंजिस है या नहीं, इतना पता होना चाहिए। बीटी नहीं है इसके अंदर, कुछ और ही बीए कुछ तो है, ठीक है। फर्स्ट जीन जो बार्नेस की बात करें, ये कोड करते हैं प्रोटीन दैट इम्पेयर्स पोलन प्रोडक्शन, तो जो बार्नेस लाइन है ना, इसका रिलेशन है पोलन प्रोडक्शन से, एंड रेंडर प्लांट इनटू इनको, ठीक है। तो मेल स्टेरिलिटी से रिलेटेड है जो ये बार्नेस वाला कोड है ना, मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, बाहर लिख दिया मैंने बार्नेस, ठीक है। फिर बात करें जो सेकंड है, जो हमने बार्स्टर वाला जीन किया, दैट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ द बार्नेस जीन, ठीक है। तो जो बार्नेस जीन था ना, जो मेल स्टेरिलिटी की तरफ जाता था, बर्स्टर उसको ये खत्म कर देता है, ठीक है। ये ब्लॉक द एक्शन ऑफ बार्नेस जीन, बार्नेस जीन का काम था मेल स्टेरिलिटी से, इसको ब्लॉक करता है हमारा बैरस्टार वाला। इंडिया में सिर्फ बीटन प्रोटीन लीगल है, हाँ जी हाँ जी सर, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हैं ना। ठीक है, फिर रिलेटेड न्यूज़ क्या है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इशू कर दिया एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू कंडक्ट फील्ड ट्रायल ऑफ बीजी2 आरटीएफ हर्बिसाइड टॉलरेंट है। अब देखिए ना, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फील्ड ट्रायल शुरू कर दी उसके लिए, फिर आगे प्रोसेस में जाएगा, जब हमने देखा ऊपर ऊपर करते करते, ठीक है। अब ये बीजी, ये अगर पूछ सकते हैं कि बीजी2 आर एफ इज रिलेटेड टू, तो रिलेटेड टू ये फिर हमारा बीटी कॉटन ही आई थिंक है ना ये, हाँ बीटी कॉटन ही है, वेराइटी ऑफ बीटी कॉटन है, वो पूछ सकता है। जैसे पूछता है ना बोल गार्ड 1 बोल गार्ड 2, तो पूछ लेगा बीजी2 आर एफ किसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर सो फार इंडिया में कमर्शियल यूज किस किस का होता है, बीजी1 और बीजी2 कॉटन का होता है, ठीक है। वाइल बीजी2 आरआरएफ जो नई वाली कुछ भी आई है, इसका भी अप्रूवल पेंडिंग है वेरियस स्टेज पे, जो हमने देखे थे सारे स्टेज होते हैं ना। फिर ठीक है, और ये जो बीजी2 आरआरएफ है ना, ये स्पेसिफिकली है हमारा अमेरिकन बोलवार्म के रिगार्डिंग, ठीक है। एक सेकंड दीजिए, पानी पी लो बस। ठीक है, समझ आ रहा है ना, वही मनप्रीत सर वाली बात, ठीक है, कि इसमें डीप में तो मैं आपको नहीं समझा सकता, है ना। अगर किसी के लेके इनपुट हो अभी तक तो बता दीजिए, कुछ इनपुट है किसी के स्पेसिफिक थोड़े, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से हो इसके स्पेसिफिक वाले ना, तो वो थोड़ा ऐड ऑन कर सकता है, सबका भला होगा। या मैसेज टाइप कर दीजिए अगर जैसे भी कंफर्टेबल है आप लोग, मैं उसको रीड आउट कर दूंगा। ठीक है, अगर होंगे तो आप बीच में डाल दीजिएगा, मैं उनको रीड आउट कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एसडीएन टेक्नोलॉजी। अब एसडीएन टेक्नोलॉजी क्यों न्यूज में था कि जो जीएम का एक्सपोर्ट करना है तो अपीडा है करेगा ना, हाँ एग्रीकल्चर ब्लूज का इंजन अपीडा ही करता है इसका अप्रूवल ना, वही होगा। देखिए जो जीएम क्रॉप है ना, इसके लिए तो आएगा जीएसी, लेकिन अगर हम जीएम फूड की बात करें तो उसमें फिर एफएसएसए आ जाएगा, ठीक है। उसकी फिर मिनिस्ट्री पूरी अलग ही हो जाएगी जीएम फूड के रिगार्डिंग, थोड़ा डिफरेंस है फूड में और क्रॉप में ना, ये थोड़ा देख लीजिएगा। फिर अभी एसडीएन न्यूज में क्यों था, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कुछ रिवाइज गाइडलाइंस दी हैं फॉर प्लांट एंड प्रोडक्ट्स, देयरफॉर जो भी ये हमने देखा था ना कि एसडीएन, आपका वॉइस इको हो रहा है, एक मिनट ये क्यों हो रहा है, ओहो, वो इको यहाँ से हो रहा है, एक मिनट मुझे थोड़ा दूर रखना पड़ेगा डिवाइस को ना, जहाँ से बोल रहा हूँ मैं। अब ठीक है क्या आवाज मेरा, या अभी भी इको हो रहा है? ओके ओके, अब नहीं होगा इको, मैंने म्यूट कर दिया शायद।
ठीक है, तो करते हैं फिर। अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि डीबीटी ने कुछ एसडीएन स्पेसिफिक जो हमारे जीनोम एडिटिंग प्लांट्स होंगे उनको थोड़ा इन्होंने एग्जम्प्ट कर दिया। ठीक है, वो हमने पढ़ा था ना, एसडीएन वन एसडीएन टू को इन्होंने एग्जम्प्ट कर दिए। तो क्यों किया वो हम देख लेते हैं ना। अब पहले एसडीएन वन एसडीएन टू एसडीएन थ्री देख लेते हैं। ठीक है, ये है क्या, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। मतलब जो भी साइट को हमने सीधा एडिटिंग करनी है सीधा उसी पे जाके घुसेगा। ठीक है, ये तो उसी के रिगार्डिंग एक न्यूक्लियस है ये। अब एसडीएन वन टू थ्री की बात कर लेते हैं। देखिए एसडीएन ये बेसिकली करता क्या है ना, कि जो भी जीन होता है ना, जो हमारे डीएनए वाला पार्ट होता है, ये जाके उसको ये भी काटने काटने पीटने का काम ही करता है। उसको काट देगा, फिर उसको खुद ब्रेक, उसमें बेसिकली ब्रेक लगा देगा। फिर उसको वो या तो सेल्फ हीलिंग करेगा, सेल्फ हीलिंग के लिए छोड़ देगा, या फिर जो भी डिजायर्ड है उसको डाल देगा। ठीक है, वही सब है, जीन एडिटिंग के सब पार्ट है ये। तो एसडीएन वन क्या होता है, प्रोड्यूसेस अ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक। ब्रेक मतलब वही कट लगाने को ब्रेक बोल रहे हैं। ठीक है, ये इन द जीनोम ऑफ अ प्लांट विदाउट एडिशन ऑफ फॉरेन डीएनए। तो फॉरेन डीएनए मैंने बोला सेल्फ फिलिंग में छोड़ देगा, तो सेल्फ फिलिंग में छोड़ देगा एसडीएन वन की अगर बात करें। ठीक है, फिर अगर हम एसडीएन टू की बात करें तो इसमें क्या, ये भी प्रोड्यूसर डबल स्टैंडर्ड उसमें फिर कट लगाएगा। इसमें भी ये कोई फॉरेन का एलिमेंट यूज नहीं करेगा। ठीक है, इसमें भी कोई फॉरेन एलिमेंट यूज नहीं होगा, वो फॉरेन एलिमेंट हमारा एसडीएन थ्री वाले में चला जाएगा। ठीक है, ये देखो लिख भी रखा है मैंने, एसडीएन वन टू डू नॉट रिक्वायर जीन ऑफ फॉरेन ओरिजिन, एसडीएन थ्री डज इन्वॉल्व फॉरेन जीन। इसीलिए एसडीएन वन और टू को ही एग्जम्पशन दी है सिर्फ इन्होंने इस बारी, एसडीएन थ्री को कोई एग्जम्पशन नहीं है। ठीक है, तो लेकिन करते क्या हैं, तीनों ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ही ब्रेक लगाते हैं। बस डिफरेंस है कि एसडीएन थ्री है वो हमारा फॉरेन जीन को इंक्लूड कर लेगा और इसमें नहीं करेगा। ठीक है, बाकी इतना डीप में तो मुझे ही पता है। स्मॉल न्यूक्लियोटाइड टेम्पलेट इज सप्लाइड, वही है कि इसमें जैसे इसमें क्या था, इसमें कुछ एडिशन नहीं करा, ब्रेक लगा के सेल्फ हीलिंग के लिए छोड़ दिया। एसडीएन टू में क्या, वो एक टेम्पलेट भी उसको दे देगा कि जहाँ पे हमने कट लगाया है इसके अंदर, ये छोड़ दिया, एक टेम्पलेट दे दिया कि भाई इसको यहाँ पे लगाना है हमें। ठीक है, अब वो फॉरेन जीन नहीं होगा, इसी का कुछ इसके स्पेसिफिक कोई जीन होगा, तो उसको हमने लगा दिया एसडीएन टू के अंदर। एसडीएन थ्री में तो फॉरेन जीन आ ही जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये डीबीटी वन ने एसडीएन वन टू को एग्जाम्पशन दे दिया है, थ्री का भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक बात नहीं की। अब एसडीएन होता क्या, थोड़ा देख लीजिए। ये क्या है, स्पेसिफिक न्यूक्लियस, जो तो हमने देख लिया ना, रेफर्स टू क्लीविंग डीएनए। डीएनए को हमने उसको क्लीव करना है, उसको ब्रेक करना है ताकि उसमें जीनोम एडिटिंग कर सके। ठीक है, अब इसमें होता क्या, इसमें हम टारगेटेड डीएनए ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, एसडीएन टेक्नोलॉजी टेक एडवांटेज ऑफ टारगेटेड डीएनए ब्रेक एंड होस्ट, फिर वो नेचुरल रिपेयरमेंट मैकेनिज्म जो होता है डीएनए का, जिसको मैं सेल्फ हीलिंग बात कर रहा हूँ, तो फिर उस पर छोड़ देगा। तो भाई इसको जो तुम्हारा नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म है उस पर करते रहो। अब मेजर टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, वही जेडएफएन और टेलिन वाली। ठीक है, क्रिस्पर हमारा अलग हो गया, क्रिस्पर कैसनाइन वाला। एक बार कोई क्रिस्पर की जरा फुल फॉर्म डाल दीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर थोड़ा नाम से आपको पता लग जाएगा ना। ठीक है, तो वो क्रिस्पर कैसनाइन, जेडएफएन, टेलिन, तीनों ही हैं जीनोम एडिटिंग के पार्ट। लेकिन क्रिस्पर कैसनाइन अलग है और ये जेडएफएन टेलिन हमारे एसडीएन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसमें कुछ आई थिंक जो क्रिस्पर वाला है वो रिपीटेड पैलिंड्रोम्स पे काम करते हैं कुछ ना, और ये साइट स्पेसिफिक रहते हैं। जो हमने पढ़ा ना, ये टारगेटेड वाला था, टारगेटेड डीएनए ब्रेक, इनमें थोड़ा एडवांटेज रहता है। ठीक है, तो टेलिन जेडएफएन मैंने ऊपर पढ़ाया था, उसको पोस्ट करके आप देख लीजिएगा ना। ठीक है, फिर ठीक है, बहुत ही वही एसडीएन वन टू में कोई जेनेटिक एलियन की न्यूज नहीं होती तो उसको छोड़ दिया, एसडीएन में होता है तो उसको इन्होंने नहीं एग्जाम्प्ट किया। फिर ये क्रिस्पर कैसने, चलो आई गेस में फुल फॉर्म भी दी होगी इन्होंने क्रिस्पर कैसने की, आई थिंक। ओके, नहीं दी। ठीक है, लेकिन ये फोटो एक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वही सब समझा रखा है पहले। जहाँ पे ब्रेक होगा उसको हम पहले काटेंगे, है ना। अब उसके लिए काटेंगे तब काटेंगे ना जब पता है कि सीक्वेंस कहाँ पे है। इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए डीएनए की, है ना, कि सीक्वेंसिंग होगी डीएनए की तभी कुछ कर पाएंगे। तो वो ये फिर वो वहाँ पे जाएगा, क्रिस्पर जाके उसको गाइड करेगा, फिर कैस9 जाएगा, कैस9 जाके उसको काटा पीटी करके ठीक करने के लिए छोड़ देगा। ठीक है, अभी न्यूज़ में क्यों था, वही क्योंकि वो जो दो लोग थे उनको वो मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 2020 में, ये इमैनुअल कारपेंटियर और जो बायोकेमिस्ट थे जेनिफर डुडेना। क्रिस्पर कैस इन्होंने बनाया था तो इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। अब ठीक है, ये थोड़ा स्टैटिक वाला पार्ट है। डीएनए क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें आई थिंक एटीसीजी होता है ना, बेसिस जो होते हैं, एडेनाइन, थाइमाइन, आई थिंक, और कौन से होते हैं, मैं नाम भूल गया इसके। गुआनिन और साइटोसिन। हाँ, साइटोसिन, और जी से कौन सा था। और अगर आरएनए हो ना तो वहाँ पे उस सी की जगह पे ना थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता हाँ, है, एटीसी। टी की एटीसी जगह पे। होता है हमारा हाँ। आरएनए में, और ये एटीसीजी होता है हमारा डीएनए में। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, वो नाम नहीं पूछेगा, एडीसिन, थायमिन, वो पता लग ही जाएगा ना आपको। साइटोसिन और जी से मैं भूल गया क्या कहते हैं इनके नाम, यू से यूरेसिल था आरएनए में जो होता है। ठीक है, गुआनिन। ये है जी। ए जुड़ता है टी से, सी जुड़ता है जी से, कुछ ऐसा होता है बस इनका। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, ए टी के साथ जुड़ता है, सी जी के साथ जुड़ता है, उसमें फिर जी यू के साथ जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, फिर आरएनए क्या होता है, आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड। ये आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, याद कर लीजिए।
उसके बाद फिर जीन्स जीन्स पता है कि जिनमें स्पेसिफिक वो वाला पार्ट जिनमें इंफॉर्मेशन रहता है, जो आगे मतलब देखिए डीएनए का हर पार्ट जीन नहीं होता, उसका स्पेसिफिक पार्ट ही जीन होता है। ठीक है ना, ये नहीं कि पूरे डीएनए में जीन ही जीन भरे। उस स्पेसिफिक पार्ट में ही ना होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा थोड़ा सा ये टेक्निकल है, लेकिन जितना मुझे समझ आया था, जैसे मान लीजिए इतने पार्ट में जीन है, ठीक है, तो एक चीज आएगी, एक प्रोटीन आएगा, ठीक है, वो इसके साथ जब रब करेगा ना, तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि यहाँ से ना एमआरएनए रिलीज होते हैं हमारे, ठीक है। फिर वो रिलीज करके अभी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब हम इस जीन वाले पार्ट के पास एक प्रोटीन जाता है कुछ, तो उसका नाम होता है, और जब उसमें से एमआरएनए को निकालता है ना, जब उसके साथ फ्रिक्शन करते हैं, तो वो एमआरएनए जब निकलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, फिर ये एमआरएनए क्या होता है, फिर ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं, देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं। ठीक है, अब जब ये एमआरएनए निकाल दिया ना, जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की बात करें, उसके बाद एमआरएनए निकल जाते हैं, न्यूक्लियस से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, फिर ये घुस चुके हैं हमारे बड़े सेल में। एक मिनट थोड़ा और क्लिक कर देता हूँ। देखिए, जैसे ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस से क्या हुआ, एमआरएनए बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब बाहर बैठा होगा राइबोसोम, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। फिर एमआरएनए घुस जाएगा इस राइबोसोम के साथ। फिर जब यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा ना, तो ये बनाएगा प्रोटीन, तभी हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं ना, प्रोटीन बनाता है, क्योंकि वो जो डिजाइड आगे फिर अमीनो एसिड की चेन होती है, प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड्स की चेन है। अब राइबोसोम कैसे बनाता है, उसके पास मैसेज कौन लेके आता है, भाई तुझे ये वाला प्रोटीन बनाना है, तो वो काम करता है एमआरएनए। अब एमआरएनए के अंदर वो वाला मटेरियल है जो उसने जीन से उठाया है ना, तो जो ये हम बोलते हैं ना कि जेनेटिक जो आगे ट्रांसलेट होती है, तो इसी प्रोसेस को फिर हम बोल देते हैं कि ट्रांसलेशन। ठीक है, कि जो आपका जेनेटिक ट्रेड था वो ट्रांसलेट हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन बन चुका है उसके स्पेसिफिक एक। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस से एमआरएनए निकलते हैं, वो राइबोसोम में जाके टकराता है, वहाँ पे कुछ फिर वो फ्रिक्शन विक्शन करके जो भी करते होंगे, वहाँ पे हमें लेने देना कुछ नहीं है। ठीक है, फिर वो डिजायर्ड प्रोटीन बनाता है, विच इज बेसिकली अमीनो एसिड का चेन। फिर वो प्रोटीन आगे जाके बॉडी को कमांड देता है कि भाई तुम्हें ये वाला ऑर्गन ऐसे बनाना है, ठीक है, ये वाला फीचर तुम्हें ऐसा बनाना है, क्योंकि वो उसमें जीन स्पेसिफिक नॉलेज है। तो ये सब काम होता है ट्रांसलेशन का, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये दो टर्म है इसमें, है ना, ये सब चीजें थी। फिर ठीक है, मॉलिक्यूलर चीजें वही है, अनवांटेड डीएनए पार्ट को काट वाट देगी, और वहां पे या तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगी या उसको काट देगी, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, ये हाँ ये रहा, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीट्स, ये जो क्रिस्पर की फुल फॉर्म होती है, और कैस9 तो पढ़ा हमने, ये प्रोटीन होता है, क्रिस्पर इंजाइम में कैस9 प्रोटीन है। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्म ड्यू टू, ठीक है, अब बेसिकली हुआ क्या था ना, जो बैक्टीरिया है ना, साइंटिस्ट देखा कि बैक्टीरिया ना खुद ब खुद ही जो उनको वायरस इन्फेक्ट कर रहा है उसको मार दे रहे थे। उन्हें उन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफेगस। तो बैक्टीरियोफेगस क्या है, वायरस दैट किल्ड इन्फेक्ट एंड किल बैक्टीरिया विदाउट एनी इफेक्ट ऑन ह्यूमन एनिमल्स है। ठीक है, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, हाँ, तो ये देख लीजिए, लिखा मैंने सही होगा कि वायरसेस दैट कैन इन्फेक्ट एंड किल बैक्टीरिया विदाउट एनी इफेक्ट। तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के पास एक सेल्फ हीलिंग की टेक्नोलॉजी है कि वो खुद इस वायरस को मार दे रहा है। तो जब उन्होंने डीप जाके देखा, तो कहते हैं अच्छा, इनके पास ऐसा पार्ट है कि वो उस पार्ट को खुद ही काट के वो घेर दे रहे हैं। तो उन्होंने उसी चीज को फिर ह्यूमंस पे लगाने की कोशिश भी कर दी। ठीक है, कि इससे भाई जो वायरस है सिर्फ वायरस को मार सकते हैं, ह्यूमन बॉडी ह्यूमन सेल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा उससे, है ना, तो ये इन्होंने नेचुरली वहां से निकाली थी। फिर ठीक है, ये बाकी तो इतना डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है, कैस9 वैस9 सब हमें पता है। ठीक है, ये क्रिस्पर कैस9 काम कैसे करता है, पहले गाइडेड आरएनए होता है, फिर कैस9 मोलिकुलर सीजर काम करती है और डीएनए को डिजाइड स्पीस दे देती है। चैलेंजेस क्या, एथिकल चैलेंजेस हैं डिजाइनर में भी। कुछ लोग होते थे वो अपने बच्चों में डिजायर ट्रेड लाने के लिए ना वैसे एडिटिंग करवानी शुरू होगी थी उन्होंने, तो वो सब चीजें हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कोई नीड है इतना डीप में जाने की, क्वेश्चन आ ही रखा है इसमें। ठीक है, एडवांस बेनिफिट्स बेनिफिट देख लीजिए, फास्टर मोर एफिशिएंट डायग्नोसिस है, न्यू डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट है कार्टी। कार्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कार्टी होता क्या बेसिकली, ये टी सेल होते हैं हमारी बॉडी में, जो व्हाइट ब्लड सेल का ही पार्ट है। अब इसमें होता क्या है ना, जो मैंने थोड़ा सा देखा था कि जो ये टी सेल होते हैं ना, इनके आगे ना रिसेप्टर लगे होते हैं ऐसे करके कुछ कुछ, जिससे ये जो भी एंटीजन हमारी बॉडी, एंटीजन है जो बेसिकली हमारे एंटी है, इन्हीं के फिर रिएक्शन में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, एंटीजन बेसिकली फॉरेन एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में आके दिक्कत कर सकते हैं, सभी नहीं करेंगे कुछ, लेकिन जो होंगे दिक्कत वाले वो दिक्कत करेंगे। तो उन्हीं को तोड़ने का काम ये टी सेल करता है। टी सेल के रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर इस पे जाके अटैच हो जाते हैं, देखते हैं गलत वाला काम है, ये इसके साथ फाइट फाइट करके इसको खत्म कर देते हैं। लेकिन कैंसर में क्या था ना, कैंसर के सेल ऐसे होते हैं कुछ स्पेसिफिक ऐसी, जिनको ये टी सेल डायग्नोज नहीं कर पाते कि भाई ये हार्मफुल है हमारे लिए। मतलब बेसिकली बोलिए, टी सेल की जो रिसेप्टर है ना, ये ऐसे डिजाइंड ही नहीं है कि उस पर्टिकुलर सेल को ये समझ पाए कि भाई ये एंटीजन था कोई। तो उससे क्या होता है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, फिर जो हम बोलते हैं वो डिजीज हो जाता है आदमी को बॉडी। अब इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या निकाला, बोलते हैं ठीक है हम क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड निकालेंगे, और ब्लड निकाले तो उसमें टी सेल भी आ गए।
वो बोलते हैं हम इस टी सेल को यहाँ मॉडिफाई ऐसा कर देंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई कैंसरियस एलिमेंट था, इसका जो रिसेप्टर है उसका रिसेप्टर लेट से वाई शेप में है, अब वो हमारे टी सेल के पास था नहीं वाई शेप वाला रिसेप्टर, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, इस जो भी हमारा ये टी सेल था इसको निकालेंगे, लैब में लेके जाएंगे, इसके राउंड ना मॉडिफिकेशन कर देंगे वाई की शेप का, रिसेप्टर को वाई की शेप को बना देंगे, तो भाई अब जब भी ये वाई वाले को इनकाउंटर करेगा तो उसको खत्म कर देगा। ठीक है, और इस बर्ड को वापस से इन्फ्यूज कर देंगे पेशेंट की बॉडी में। ठीक है, अब हमारे टी सेल के पास ये रिसेप्टर आ चुके हैं जो डिजाइड थे वाई वाई वाले, सब सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं। ठीक है, तो फिर जब ये कैंसर का सेल आएगा ना इसके पास, ये समझ आएगा कि अच्छा भाई हाँ मेरे पास इसका डाटा है, इसको कैच करो, इसको खत्म करो। ठीक है, तो ये था हमारा कार-टी जो है ना, कार-टी थेरेपी, यही सब काम करता है। ये काइमेरिक का मतलब यही कुछ होता है, कुछ जो भी फॉरेन एलिमेंट है ना, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ काइमेरिक का मतलब क्या था, मैंने सर्च तो किया था। बस ये बेसिकली काइमेरिक का मतलब क्या है ना कि ये ना उसको बहरूपिया टाइप होता है बेसिकली, काइमेरिक से मोटा मोटा आप ये अंदाजा लगा लीजिए, बहरूपिया एंटीजन काइंड ऑफ। ठीक है ना, क्योंकि हम पता नहीं होता कैंसर के अलग अलग रहते हैं, लेकिन इसका कुछ है, इसका एक लिमिटेशन है कि अभी या तो ल्यूकीमिया एक होता है, ल्यूकीमिया टाइप है, कोई लिम्फेटिक टाइप है। अभी हमने सिर्फ इसी का सोल्यूशन निकाला है इसके तहत, ल्यूकीमिया और लिम्फेटिक वाले कैंसर का। ठीक है, तो वही सब चीज़ें अब इसकी ठीक है रिसर्च इंडिया में शुरू हो चुकी है, आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार-टी होता क्या है, इट इज, अब पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, इट इज अ वे टू इम्यून टी सेल टू फाइट कैंसर बाय एडिटिंग देम इन लैब। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर ही दिया ना। टी सेल टेकन फ्रॉम पेशेंट ब्लड एंड आर एडिटेड बाय एडिंग अ जीन फॉर अ मैन मेड रिसेप्टर, कार उसको बोलते हैं। कार इज स्पेशल रिसेप्टर, वो स्पेशल रिसेप्टर जो हमने लगाया है उसके ऊपर वाइट शेप वाला ना, तो वही चीज़ है। डिजाइन टू माइंड अ सर्टेन प्रोटीन और कैंसर सेल, मतलब जैसे हमने स्पेसिफिक की बात की ना, तो ल्यूकीमिया और लिफेंटिक का हमने काम कर दिया। ठीक है, थोड़ा एंटीजन पढ़ लीजिए, एंटीजन के सब्सटेंस दैट कॉज योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, कोई फॉरेन एलिमेंट होगा ना, वो सब चीजें होंगी। ये हमारी एन एंटीजन में आल्सो फॉर्म इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर बन सकते हैं बाद में, या बाहर से आ भी सकते हैं। ठीक है, अब ये ठीक है, कार इज एडिड टी सेल दैट हेल्प्स देम बेटर आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कैंसर सेल एंटीजन, जो मैंने आपको बताया ना कि वो वाइट शेप वाला लगा दिया हमने, वो काम शुरू कर देगा। फिर उसके बाद ठीक है, टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल थोड़ा देख लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट डीप में जाने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन ठीक है, थोड़ा देर का थोड़ा पढ़ लीजिए ना। बेसोफिल थोड़ा इस तरफ है, एलर्जिक रिएक्शन इन्फ्लेमेटरी वाले में ये काम है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। वैसे टी सेल ये रे, टी बी सेल जो हम पढ़ते हैं ना, टी सेल बी सेल, वो किसका पार्ट है, ये लिम्फोसाइट का पार्ट है। इतना पता होना चाहिए कि लिम्फोसाइट का पार्ट है टी सेल बी सेल, अदर देन दैट कोई जरूरत नहीं ज्यादा करने की हमें। ठीक है, फिर ठीक है, कार टेक्नोलॉजी होल्ड प्रॉमिस क्योरिंग, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। ठीक है, फिर ठीक है, टी सेल बी सेल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके डिफरेंस पे क्वेश्चन या तो आ चुका है या आ सकता है, मुझे पता नहीं। क्वेश्चन आया क्या इस पे कभी, ऐसा लग रहा है इस पे क्वेश्चन आया हो टी सेल बी सेल पे, कोई क्वेश्चन आया क्या टी सेल बी सेल पे, किसी को याद हो? आई थिंक टी सेल पे आया हुआ है। टी सेल पे शायद आया, मुझे इससे थोड़ा फील्स आ रहा है, क्योंकि मैंने हाँ 21 में टी आया या तो सेल। 22 में, 21-22 में एक साल में तो आया, मुझे श्योर नहीं। ठीक है, वो देख लेंगे। टी सेल बी सेल क्या होता है, पहले होते हैं इम्यून, इम्यून सिस्टम सेल होते हैं हमारे, है ना। दो तरीके के होते हैं, या तो इनेट होते हैं या हम एक्वायर करते हैं बाद में, जब जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो होती है। तो इनेट इम्यून सेल क्या है, जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, दैट क्विकली रिस्पॉन्ड टू फाइट इन्फेक्शन। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये हमें नाम ही बता रहा है ना कि इट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसमें होते हैं विच जो यूज करते हैं टी सेल और बी सेल, विच व्हेन इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आता है, कोई भी एंटीजन अगर एंटर करता है, तो उसको फाइट करने के टी सेल बी सेल होती है, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, अब टी सेल बी सेल इवॉल्व फ्रॉम लर्न एक्सपीरियंस, है ना, क्योंकि अडेप्ट किया हमने, एक्वायर किया है, सो इनको थोड़ा टाइम लगता है डेवलप करने में। एक बार हो जाए, फिर दे टेंड टू लिव लॉन्गर देन इनेट सेल। ठीक है, तो ये थोड़ा इनको एक बारी ग्रो करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बारी हो जाए फिर ये उनसे लंबे चलते हैं इनेट सेल से। फिर बी सेल टी सेल को लिम्फोसाइट बोलते हैं, हमने ऊपर देख ही लिया, और ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, ये भी हमने देख लिया ना, क्योंकि डब्ल्यूबीसी होता है हमारा जो डिफेंस वाला होता है। फिर बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट आर यूज्ड टू अटैक इन्वेडिंग बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स। ठीक है, वो डाल देगा कि बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी फॉर बैक्टीरिया ओनली, तभी बोलते हैं कि ओनली वाली चीजें गलत हो जाती हैं ऐसे केसेस में। तो बैक्टीरिया भी, वायरस भी है, और टॉक्सिन्स भी हो जाएंगे। दीज एंटीबॉडीज आर वाई शेप प्रोटीन। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है, स्पेसिफिक टू ईच पैथोजन, ये थोड़े स्पेसिफिक होते हैं जो बी सेल वाले, बस ये याद कर लीजिए। ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक टू ईच पैथोजन। फिर हम बात करते हैं टी सेल की। टी सेल होते हैं डायरेक्ट फाइटर ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स, इनको साइटोकाइंस भी बोलते हैं। ये मतलब बहुत एग्रेसिव होते हैं, ये कुछ देखते हैं उस पर बिल्कुल टूट पड़ते हैं ना। साइटोकाइन स्ट्रॉम एक वर्ड आया था कोविड के टाइम पे ना, तो वो भी था, मतलब ये काफी एग्रेसिव से रहते हैं। विच आर बियोलॉजिकल सब्सटेंस दैट एक्टिवेट अदर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, तो वो ये मतलब हल्ला मचा रहे थे जब कोई एंटीजन आता है ना। ये जो बी सेल है थोड़ा शांत रहता है, स्पेसिफिक है, ये तो एकदम हल्ला मचा के पूरे इम्यून सिस्टम में अदर पार्ट तक मैसेज पहुंचा देते हैं। टी सेल डिस्ट्रॉय बॉडीज ऑन सेल। ठीक है, इतना अग्रेसिव होता है ये, एकदम से उसमें अटैक करके खुद भी बर्स्ट कर जाता है।
तभी वो जब बर्स्ट करता है ना, तो वो एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू होता है बॉडी में अंदर। फिर बहुत सारे ऐसे बर्स्ट होना शुरू होते हैं, उसे फिर साइटोकिन स्टॉर्म बोल देते हैं। टेकन ओवर वायरस ठीक है, बिकम कैंसरियस ठीक है, विच हैव बीन ठीक है, ठीक है। फिर जीनोम सीक्वेंसिंग ऑब्वियस बात है, जितना हमने ऊपर पढ़ा ना, वो सब तभी पॉसिबल है जब हमने जीनोम की सीक्वेंसिंग कर रखी है। जब पता ही नहीं कि डीएनए कहाँ पे, जीन कहाँ पे है, उसका क्या एटी सीजी बीसीजी क्या है, सब चीजें तो कैसे करेंगे ना। तो जीनोम सीक्वेंसिंग इंपोर्ट हो जाती है। अब रिसेंटली क्या था, इंटरनेशनल ने बोला कि हमने फर्स्ट एवर सीक्वेंसिंग कंप्लीट कर लिया ह्यूमन जीनोम का। पहले कुछ 8-10% रह गया था जब पहले प्रोजेक्ट हो रहा था, लेकिन अब उन्होंने वो 8% वाले को भी डिकोड कर दिया। हाँ, ये दे रखा था। प्रीवियस एफर्ट ऑफ सीक्वेंसिंग वाज इनकम्प्लीट एज डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी कुड नॉट अटेंड रीड अबाउट 8% ऑफ जीनोम, क्योंकि उसमें कुछ ना रेपिटेशन था उस समय। तो उस समय इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी कि उसको कर सके, लेकिन अब हमने उसको भी कर लिया। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या, यही डिसाइफरिंग द ऑर्डर ऑफ, अब देखिए किसी की अब जैसे मान लीजिए कोई डिजीज है, ठीक है, उसका कोड है ATCGTCGU करके, ऐसा कुछ कोड है उसका। अभी हमें पता लगाना पड़ेगा ना कि उसकी कोडिंग क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है। तभी फिर हम इसका एक टेम्पलेट बना पाएंगे कि ठीक है भाई, इसको तोड़ने के लिए हमें XYZ कुछ ऐसा टेम्पलेट बनाना पड़ेगा जो इस स्पेसिफिक पे जाके टैग करेगा, है ना। तो इसीलिए हमारे लिए जीनोम सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, डीएनए अभी दे, अच्छा इन्होंने दे ही दिया। ए से एडेनाइन था, सी से साइटोसिन था, ग्यूनाइन और टी से थाइमिन। ये होते हैं हमारे ATCG की बात करें, ये होते हैं डीएनए में, जैसे हमने पहले बताया था। और उसमें अगर बात करें तो आई थिंक टी की जगह यू आ जाता है RNA में। ठीक है, जिसको हम यूरेसिल बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और इन्होंने दे भी दिया सारा। ठीक है, तो डीएनए, अभी इन्होंने डीएनए दे दिया। डीएनए में होता है क्या, देखिए, ये ATCG में देख लिया। ठीक है, ये देखिए इन्होंने दे भी रखा है कि सी जुड़ता है जी के साथ, ए जुड़ता है टी के साथ, ये भी याद कर लीजिए। ठीक है, और इन इन चारों को हम बोलते हैं बेस पेयर। और फिर ये अदर देन डीएनए के साथ जो हमारी एक कॉइलिंग रहती है, वो होती है शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, जो ब्लू ब्लू बना हुआ है ना सारा, ये जिस पे ATCs लगे हुए हैं, तो वो फॉस्फेट बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ग्लूकोज, बेसिकली शुगर ग्लूकोज ही होता है ना, तो ग्लूकोज की बनी होती है पूरी की पूरी चेन। तो वही है, ये बैकबोन है ब्लू ब्लू वाला जो हम बनाते हैं। और इस पे जो बेस रहते हैं ATCG, वो हमारे बेस पे रहते हैं। ठीक है, फिर ठीक है, ये सब दे रखा है कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए हमने पढ़ लिया। ठीक है, ठीक है, जीनोम इज ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल क्रोमोसोम विच हाउस डीएनए, ये सब चीजें। ठीक है, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स अबाउट 3 बिलियन बेस पेयर। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग की एप्लीकेशन क्या, ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन बायोलॉजी, रेयर डिजीज को, अब जैसे बोला कोई डिजीज का अगर उसका कुछ होगा, उसके डीएनए में मैनिपुलेशन हो रखा है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको, है ना, शुरुआत से ही, तो ऐसे कुछ रेयर डिजीज होते हैं, तो उनको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। जेनेटिक म्यूटिफिकेशन, जैसे कोविड के टाइम पे क्रिस्पर कैसेस, ये सब जो जीन एडिटिंग है, यही सब काम आया था हमारे, है ना। फिर उसके बाद क्या है हमारा ये, ठीक है, ये कुछ प्रोग्राम थे। ठीक है, ये थोड़े देख लेते कौन कौन से थे वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल। एक था इंडिजन प्रोग्राम, इसमें क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे 1000 इंडियन इंडिविजुअल्स का भी, डाइवर्स एथनिक ग्रुप से लेंगे इनको। इसको परफॉर्म कौन कर रहा था, CSR, दैट्स इट। इतना ही वो पूछेगा कि 1 लाख इंडिविजुअल का सैंपल लिया, डेवलप्ड बाय CSR, पता होना चाहिए क्या क्या बेसिक बेसिक। एक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट था, जो उसको DBT चला रहा था। इसमें हमने 10,000 जेनेटिक सैंपल इकट्ठे किए थे फ्रॉम सिटीजन अक्रॉस इंडिया टू बिल्ड अ रेफरेंस जीनोम। ठीक है, अब हमने वही ना, जितना बड़ा सैंपल स्पेस होगा उतना अच्छा वो कर पाएंगे ना, उसका सीक्वेंसिंग कर पाएंगे। फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे था, उसका नाम था ह्यूमन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट था टू डिटरमाइन डीएनए सीक्वेंस ऑफ इंटायर ह्यूमन जीनोम, जिसके तहत अभी इन्होंने पूरा ही पेयर खत्म कर दिया उसका, है ना। स्टार्ट हुआ था 1990 में, फिर 2003 में खत्म हो गया था, जब इनके पास 8% बच गया था, 8% को डिकोड नहीं कर पाए थे, लेकिन अब इन्होंने वो भी कर दिया। कोऑर्डिनेट कौन कर रहा था, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, ये डिपार्टमेंट, वैसे वैसे सब देखते रहिए, कोई इतना है नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है, जीनोम सर्विलेंस। ठीक है, ये बस टर्म देख लीजिए ना, जीनोमिक, ठीक है, जीनोमिक जेनेटिक्स क्या, ये सब चीज़ें। जीनोम सर्विलेंस वही है कि हम जीनोम की वही मॉनिटरिंग टाइप कर रहे हैं ना, कि कुछ इसमें एडिटिंग वेडिटिंग तो नहीं होगी, वो सब चीज़ें ही है ना। वही है, इट इन्वॉल्व्स कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग पैथोजेंस, तो हम सर्विलेंस करे जा रहे हैं जीनोम का, बार 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 उसको एनालाइज कर रहे हैं कि भाई कुछ डिफरेंस तो नहीं आ रहा कुछ करते करते। अब हेल्प किस में करते हैं, डिजीज मॉनिटर करने में करेगा, कंट्रोल पैथोजन करने में करेगा, क्योंकि अगर हमें टेलर इंटरवेंशन करनी है। तो ये सब सेम सेम चीज़ें ही है, सब जीनोम एडिटिंग ना, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम सर्विलेंस, ये सब सेम चीज़ें ही है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन क्या है, ह्यूमन जीनोमिक मेडिकल पर्पस के लिए है, माइक्रोबायल जीनोमिक फॉर मेडिकल पर्पस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन किसी इन्फेक्शियस एजेंट का, वैक्सीन डिजाइन अगर हमें करनी है, वो सब चीज़ों में। एग्रीकल्चर में है, एक्वाकल्चर में है, बायोलॉजिकल मेडिकल रिसर्च, अदर फॉरेंसिक साइंस असेसमेंट ऑफ एंसेस्ट्री एटसेट्रा। अब एटसेट्रा डाल दिया, फिर वही कुछ भी इसके हो सकती है। जीनोम सर्विलेंस इंडिया में क्या क्या है? एक है हमारी ये जो लेबोरेटरी है कुछ तो करके, है ना, रीजनल फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। फिर एक इनकोसैग है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, सार्स कोव के टाइम पे ना।
इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अभी है किसके अंदर, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंदर है, ठीक है, ये डीएसटी वीएसटी किसी के अंदर नहीं है, हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंदर है। एंड डीबीटी, ठीक है, डीबीटी भी है, मिनिस्ट्री ये है स्पेसिफिकली जिसने इनिशिएट किया था। अब वो डीबीटी भी काम करेगा, सीएसआर भी काम करेगा, आईसीएमआर भी काम करेगा, और 50 लेबोरेटरीज का कंसोर्टियम भी है, ठीक है। फिर एक ये था इंडियन ट्यूबरक्लोसिस जीनोम सर्विलेंस कंसोर्टियम, है ना, ये सब चीजें थी। फिर डब्ल्यूएचओ ने, ठीक है, इशूड फर्स्ट रिपोर्ट ऑन एक्सोलेटिंग, ठीक है, ग्लोबल हेल्थ में कुछ इन्होंने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट नहीं, सॉरी, ये साइंस काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सॉरी, एस्टैब्लिश 2021 में इन्होंने किया था, अंडर ये जो डायरेक्टर जनरल थे, टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन साइंस एंड रिसर्च, ठीक है, ये सब। फिर उसके बाद क्लोनिंग, ठीक है, क्लोनिंग थोड़ा देख लेते हैं, डीएनए क्लोनिंग होता क्या है। इन्होंने एग्जाम्पल से समझा रखा है ना, थोड़ा सा ये देख लीजिए इसको, कि होता है कि एक शीप फीमेल ए है, एक शीप फीमेल ये वाली है, इसका बॉडी सैंपल निकाला ए से, इसका एग सेल निकाला बी से, मतलब इससे हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, इससे न्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट कर लिया, इनको फिर मिला दिया तो दोनों के कुछ कुछ ट्रेट आ जाएंगे ना। अब देखो, जिसका हमने डीएनए लिया, डीएनए फ्रॉम शीप ए फ्यूज्ड विद एग सेल ऑफ शीप बी, फ्यूज सेल डेवलप इनटू एम्ब्रो, ऑब्वियस बात है, फिर वो जो इन विट्रो की बात करते हैं ना, इन्होंने पहले बाहर निकाल लिया, फिर उसमें एम्ब्रियो बनेगा विच इज प्लेज इन यूट्रस ऑफ फोस्टर मदर, यानी कि इसमें डाल देंगे, फिर ठीक है, फिर एक शीप से निकलेगा फीमेल, सी निकलेगा, ठीक है, शीप फीमेल होगा। अब इसी को बोल देंगे कि इसे लैम क्लोन ऑफ शीप है, क्योंकि जिसका डीएनए लिया था ना उसका क्लोन बन जाएगा, डीएनए इसका लिया था ना जिसके अंदर जेनेटिक कोड होगा सारा का सारा, तो सिर्फ एग ही लिया हमने, ठीक है, तो किसका क्लोन कहलाएगा, जिसका हमने डीएनए लिया, ठीक है। अभी ठीक है, ठीक है, डीएनए क्लोनिंग होती है, सोर्स ऑफ डीएनए, पोस्ट डीएनए, कट वट लगा के कुछ, प्लाज्म, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं प्लाज्म की, बस याद कर लीजिए कि जो स्पीशीज होती है ना जिसकी क्लोनिंग करते हैं, नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। मेरा आवाज इको तो नहीं हो रहा? हाँ, अभी जस्ट थोड़ा-सा हुआ। अमनदीप, आवाज़ नहीं आ रही है। अमनदीप म्यूट है आप। अरे पता नहीं यहाँ से अब आ रही है। हाँ, अब आ रहा है। आई थिंक फिर आपको आवाज मेरी यहाँ से नहीं आएगी ना, क्लोनिंग से। हाँ, क्लोनिंग के वहाँ से बंद हो ठीक है, गई। ठीक है, क्लोनिंग में बता रहा था कि जैसे क्लोनिंग में हमने क्या किया ना, ये बोलते हैं कि सेम जेनेटिक मेकअप होता है, तो जीनेटिक किस में होगा, डीएनए में होगा ना, जिसका हमने डीएनए उठाया तो इसी का क्लोन कहलाएगा। ये सी वाला हमने बोला ना कि ए का ही क्लोन है, तो वही सब बात है। अब इसमें क्या है, ये नॉट आइडेंटिकल, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हूबहू ही बन जाएगा, कि जो सी होगा ये हूबहू ए की तरह ही बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो दे आर नॉट आइडेंटिकल, क्लोन डू नॉट हैव ऑलवेज सेम लुक, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो भी एक रोल प्ले करता है डिसाइडिंग द फिजिकल फीचर, ठीक है। फिर ये ट्विन्स विन्स वाली बात थी, मैं कहता ट्विन्स वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, ट्विन चलते रहते हैं ना, माइनोजोगोटिक, इस पे क्वेश्चन तो कोई नहीं बनता ट्विन विन पे, क्योंकि कोई साइंस एंड टेक के लिए R&D की तो बात नहीं है इसमें ना। फिर हम बात करें आर्टिफिशियल क्लोनिंग के, तो 3 प्रकार की आर्टिफिशियल क्लोनिंग होती है, कौन कौन सी देख लीजिए। जीन डीएनए क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, थेरापेटिक क्लोनिंग। अच्छा होगा वैसे आपको सुनने के लिए मैंने बताया था, क्योंकि मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव बताया भी नहीं इसके अंदर ना। मैं यही पूछा था, अगर किसी को इसके रिगार्डिंग कुछ पता है तो बता दीजिए, वरना इतना डीप पे तो मैंने भी इन चीजों को पढ़ा नहीं है।
बस ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, ये समझाने वाली मुझे पता तो है नहीं, ये सोमैटिक सेल क्या होता है या ये एन्यूक्लिएटेड ओकोइट क्या होता है ना। बस मैंने भी इनको काइंड ऑफ रट्टा सा ही मारा इन चीजों को, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिए, बस ये रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में कुछ सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात कर रहा है, बस ये थोड़ा टर्म से अवेयर रहिए ना, कि सोमैटिक सेल वाला किसमें रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में है। ठीक है, और थ्योरेटिक क्लोनिंग में क्या है कि वो थोड़ा लेबोरेटरी में जाके कुछ करेंगे, ये सब चीजें हैं। फिर नेक्स्ट है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। अगर किसी के पास कुछ होता है इन्फॉर्मेशन तो वो बता दीजिएगा ना मैसेज में, कुछ होगा तो मैं रीड आउट हाँ, कर बस दूंगा एक उसको। थोड़ा-सा ये पता है कि सोमैटिक सेल्स जो होते हैं ना, वो बॉडी सेल्स के लिए होता है, ठीक है? वो मेनली बॉडी ओके की ओके बात होती है और वो जो एक्स सेल होता है यहाँ पे यानी वो होता है वो स्पर्म सेल या ओवा वाले सेल्स। तो ओके वो हो गए, ओके यही दोनों डिफरेंस है बस। एक सोमैटिक जो बॉडी पूरी बॉडी सेल्स होते हैं उसमें बस वो जो एग सेल्स को छोड़ के ओके ओके। और एक्सेल, स्पर्म जो एग सेल्स को। सेल होती हैं, एग सेल्स को छोड़ के हमारे जो हाँ, बाकी बॉडी सेल है वो सोमैटिक सेल होते हैं हमारे, ठीक है, यही बोल रहे हैं। हाँ, जी जी ठीक है, हाँ। थैंक यू। हाँ, तो बस यही बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए ना, कि भाई एग सेल अलग होते हैं और ये सोमैटिक अलग होते हैं ना, जो बॉडी सेल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, वही कोई बायोलॉजी का डाटा सेंटर बना रहे होंगे, कहाँ बना रहे हैं, ये हैदराबाद बोल रहे हैं, सॉरी फरीदाबाद बना रहे हैं। पहला नेशनल रिपोजिटरी होगा, ठीक है। चीज है, आईटी प्लेटफॉर्म होगा, डेवलपमेंट एसओपीज बना देंगे, कैसे कैसे करके डाटा शेयर करना है, कैसे डाटा स्टोर करना है, ऑर्गेनाइज करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे लोगों की, बिग डाटा एनालिटिक्स का हेल्प लेंगे, है ना। ये सब एआई वे सब यूज कर देंगे वहां पे, जिस टेक्नोलॉजी में पता है। एक वेब बेस्ड टूल बना देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ डाटा फिर वो बाद में इंडियन स्टैक पे डाल देंगे, कि ठीक है भी इसका डाटा भी इंडियन स्टैक पे अपलोड कर दो बाद में। ठीक है, वेब टूल्स कुछ बना देंगे डाटा शेयरिंग के लिए, वो जो ग्लोबल लेवल पे डाटा शेयरिंग करनी है। परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल क्यूरेशन डाटा बैकअप, ये सब चलता रहता है, करेंगे, है ना। एस्टेब्लिश कर दिया इसको फरीदाबाद में, स्टोरेज, ठीक है। एक सुपर कंप्यूटर बना दिया, ब्रह्म नाम का, करेगा। सपोर्टेड है डीबीटी से। ठीक है, डाटा शेयरिंग एज पर फेयर, ठीक है, इससे कुछ नहीं है, फाइंडेबल एक्सेसिबल फालतू चीज है। ये थोड़ा बायोटेक प्राइड देख लीजिए, पिछले साल आया था, रिलीज किसने किया था, डीबीटी ने रिलीज किया था। गाइडलाइंस है कैसे एक्सचेंज करना है इन्फॉर्मेशन का, प्रमोट आर एंड डी कैसे करना है ना, ये सब चीजों के लिए कुछ गाइडलाइन बना दिया। प्राइड का कुछ फुल फॉर्म भी था ना, हाँ ये रहा, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज, कुछ भी नहीं, डाटा एक्सचेंज करना है, उसके लिए गाइडलाइंस बना दी, नाम थोड़ा फैंसी दे दिया, बायोटेक प्राइड। ठीक है, इनको शायद हमने ये इंसा कोग हमने देखा ही था, है ना, कि सार्स कोव 2 के चलते जब हमें कोव 2 की जीनोम सीक्वेंसिंग करनी थी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर डीबीटी सीएसआर सब घुस गए थे, है ना, काम शुरू कर दिया इसने। फिर ठीक है, एक ऐसी ही इंडियन न्यूक्लियर डाटा आर्काइव भी है, जिसमें न्यूक्लियर का डाटा कुछ करते रहेंगे, वो सब चलता रहता है इनका। उसके बाद ठीक है, बायोलॉजिकल डाटा इन्फॉर्मेशन सब तरीके का होगा ना, ऑल इन्फॉर्मेशन होगी इंक्लूडिंग न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, प्रोटीन सीक्वेंस, मेटाबोलाइट्स, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। सिग्निफिकेंस नॉर्मल नॉर्मल चीजें है ना, सब कुछ सिक्योर करना, स्टडी करना जूनोटिक डिजीज को। अच्छा मुझे बताइए, बड़ा न्यूज में टेस्ट में बड़ा आ रहा है, जो लंपी वायरस डिजीज था, जूनोटिक था या नहीं था? ठीक था ना, लंपी स्किन, सॉरी लंपी वायरस नहीं, लंपी स्किन डिजीज। हाँ, लंपी स्किन डिजीज आई थिंक नहीं था, हाँ वरना जूनोटिक तो नहीं था ह्यूमन में भी हो जाता। नहीं नहीं, हाँ तभी इसलिए नहीं होता ना, लेकिन तो वही जूनोटिक नहीं था ये। हाँ, हाँ सही बोल हाँ। रहे हैं अश्विनी आप भी, अश्विन। हाँ ठीक है, तो ये सब चीजें थी। फिर रिलेटेड न्यूज क्या है भाई, अभी महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि जीन बैंक प्रोजेक्ट है, टाइप ऑफ बायो रिपोजिटरी, ठीक है, नाम से सब पता लगी है ना, जीन बैंक प्रोजेक्ट है, कुछ बायो रिपोजिटरी होगी ना, लेकिन ये प्लांट स्पेसिफिक है। और अच्छा एनिमल भी ले लीजिए, ठीक है, एनिमल भी, प्लांट भी, ये कलेक्ट करेंगे स्पर्म, उनकी एक्सरसाइज करेंगे, उनको डालते रहेंगे फ्रिज में, ठंडा करते रहेंगे, बचाते रहेंगे फ्यूचर के लिए। फिर नेशनल लेवल पे कौन कौन से ऐसी फैसिलिटीज ऑलरेडी है, नेशनल जीन बैंक है, ठीक है, जिसको पूसा ने बनाया, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड जीन बैंक है। फिर एनिमल जीन बैंक भी है जो करनाल में है। फिर इंडियन सीड बोल्ट, इंडिया का कहाँ है, चांगला लद्दाख में। ग्लोबली सीड बोल्ट हमारा एक सवालबाड़ में भी है, लेकिन इंडिया का कहाँ पे, चांगला लद्दाख में। फिर अदर इंपॉर्टेंट न्यूज थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से, बायो रैप, रैप जो भी है ये बायो आर ए क्या है फुल फॉर्म देख लीजिएगा ना, कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल है, पोर्टल है बायोलॉजी रिगार्डिंग है, तो डीबीटी ने बनाया होगा, है ना। अब करता है क्या, पोर्टल है कुछ, वो सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात कर रहा होगा उस टाइप से ना। तो सिंगल रूट टू डायरेक्ट एप्लीकेंट टू रेगुलेटरी एजेंसीज, बेसिकली रेगुलेटरी प्रोसेस को थोड़ा ईज बनाया जा रहा है, दैट्स इट। फिर मोलिकुलर मोटर है, देख लेते, साइंटिस्ट है बिल्ट अ मोलिकुलर स्केल मोटर यूजिंग डीएनए ऑरिगेमी मेथड, इन्वॉल्व्स फोल्डिंग डीएनए टू क्रिएट, ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा ये रहा, मोलिकुलर मोटर्स होती है थोड़ी इंपॉर्टेंट, आर क्लास ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन की क्लास है दैट ड्राइव इंट्रा सेलुलर मूवमेंट बाय कन्वर्टिंग केमिकल, ठीक है, बेसिकली जो सेल्स के अंदर केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, दे आर मोलिकुलर मोटर्स। और ये प्रोटीन की टाइप है, दैट्स इट, है ना। हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं, ये हमारे मसल कंट्रैक्शन, वही ना,
जो हमारे जो केमिकल प्रोसेस होता होगा मसल्स में, फिर वो उसको कॉन्ट्रैक्ट या क्या बोलते हैं उसको, है ना, बड़ा छोटा करने के लिए यूज होता होगा ना, तो वो सब चीजें मसल्स में यूज होता होगा, हमारे सेल डिवीजन में यूज होता होगा। ठीक है, खत्म हो चुका, आईटी हमने कर लिया, ये भी कर लिया। आई होप इतना ही मुझे आता था यार, मैं तो इतनी नॉलेज लेके जाऊंगा पेपर के अंदर, अब इससे हो गया तो हो जाएगा क्वेश्चन कोई, है ना। बाकी ठीक है, रिवाइज करते रहेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, यही था, है ना, बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में। आई होप आपको समझ आएगा ना, दोनों लेक्चर अच्छे लगे हो। हमने इंपॉर्टेंट पार्ट दोनों कर लिया है ना। अब ये जो चिंटू पिंटू बाकी की चीजें है ना, ये अब बता दीजिए, अब अगला आपका कौन सा टॉपिक करना है, साइंस एंड टेक स्पेसिफिक, वही कर लेंगे फिर। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी बचा है, इसमें कुछ ज्यादा रट्टे वट्टे वही वाला नहीं है। हेल्थ वाला कर सकते हैं बस, ठीक है, हेल्थ वही वाले काम क्लैरिटी का पर है। रखेंगे। डिफेंस वाला नवराज भाई हाँ बता देंगे कब करवा देंगे वो। फिर थोड़ा सा ऑल्टरनेट एनर्जी भी देख लेंगे ना, ऑल्टरनेट एनर्जी, ये न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन में बेसिक डिफरेंस क्या है, हाँ। लिथियम आयन बैटरी थोड़ा सा हम्म, देख लेंगे, कन्वेंशनल से क्या इसका डिफरेंस है। और फिर ठीक है, अवार्ड में थोड़ा देख लेंगे, केमिस्ट्री में क्लिक केमिस्ट्री करके था, तो देख लेंगे क्लिक केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, फिर मिसलेनियस में सन वन सब पुराना हो चुका है, जेसी बोस मिस्ट्री पार्टिकल फाइंडिंग, ये सब इसमें कुछ खास है नहीं, है ना। एक हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी भी ठीक ठीक है, डिफेंस भी ठीक ठीक है, और कुछ टेक्नोलॉजी है तो उसको देख लेंगे, है ना। तो ट्राई करेंगे कल परसों में खत्म हो ही जाए, फिर हम इकोनॉमी के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक सुनने के लिए। मैं इसको रिकॉर्ड को स्टॉप कर दूं, वरना कल की तरह ये भी डिलीट हो जाएगी, है ना। एक मिनट। थैंक यू अमनदीप।